हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। एज वी ऑल नो, फॉर योर एग्जाम हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एज वी ऑल नो, जो DSSC में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी करा चुके हैं और बाकी वो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं जो बाकी TGT एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन अब आपको कराए जा रहे हैं। आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर गो थ्रू कर सकते हैं, वहां आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें आपको केमिस्ट्री में थ्योरी क्लासेस भी हैं विद क्वेश्चंस भी हैं और आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी अलग से जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस है, तो आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। और बायो की सीरीज भी हमने कंटिन्यू स्टार्ट कर दी है। अब आपके एग्जाम तक बायो के क्वेश्चंस भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो वीडियो को एंड तक देखेगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कि सरफेस एरिया इज, कि जो सरफेस एरिया है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ना तो स्केलर है ना ही वेक्टर है, या फिर बोथ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अगर सबसे पहले मैं डिस्कस करूं स्केलर क्वांटिटी को, स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है। तो स्केलर क्वांटिटी, जो स्केलर क्वांटिटी है दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज की जो स्केलर क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हु हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ क्या होता है, हु हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद अगर बात करें किसकी, वेक्टर की, तो वेक्टर क्या होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो हु हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, तो अगर मैं डिस्कस करूं स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल क्या होंगे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो जैसे टाइम के पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है। स्पीड, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटी के। वहीं अगर बात की जाए वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल की, तो वेक्टर क्वांटिटी की जैसे एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब क्या है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन में पूछा था कि सरफेस एरिया इज, तो जो सरफेस एरिया है वो कैसी है, दैट इज अ स्केलर, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है, हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हाईएस्ट है, कि इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है किसकी, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, दैट इज इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक permeability of material, और electric permeability of free space, जिसे हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट, ठीक है। तो दैट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल और इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या होता है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये यूनिटलेस होता है और इसे हम रिलेटिव परमिएबिलिटी भी कहते हैं। ये कैसा होता है, ये यूनिट लेस होता है और इसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड रिलेटिव परमिएबिलिटी, जिसे हम रिलेटिव परमिएबिलिटी भी कहते हैं, जिसे हम रिलेटिव परमिएबिलिटी भी कहते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है। तो जो सिरेमिक है उसका तो अप्रोक्स होता है 7000 के करीब, ठीक है। तो जो सिरेमिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 7000 के पास, और जो बाकी ऑप्शन है इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। जैसे ग्लास का भी 1 होता है, वैक्यूम का भी 1 होता है। तो इन तीनों का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कम होता है एज कंपेरिजन टू सिरेमिक्स। तो जो सिरेमिक्स है उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हाईएस्ट है। लेट्स सी, ठीक है। तो एयर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है दैट इज 1, वैक्यूम 1, ग्लास 9, पेपर 2, माइका की होती है 6 और सिरेमिक की होती है 7000। तो वही पूछा जाता है जो हमेशा एक्सेप्शन होता है। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो कौन है, सिरेमिक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेड लाइट इज यूज्ड एज अ डेंजर सिग्नल। कि जो रेड लाइट है उसे हम किस लिए यूज करते हैं, एज अ डेंजर सिग्नल, बिकॉज इट की वो क्या, क्योंकि वह एक स्कैटर्ड लीस्ट इज कंफर्टेबल फॉर आईज, हमारी आईज के लिए कंफर्टेबल है। प्रोड्यूस लीस्ट फोटो केमिकल इफेक्ट, जो लीस्ट फोटो केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, या इनमें से कोई नहीं। एज वी ऑल नो कि जो रेड लाइट है, जो रेड लाइट है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, हाई होती है, इसलिए उसे डेंजर सिग्नल में यूज किया जाता है जब वेवलेंथ हाई होती है। बिकॉज इज स्कैटर्ड लीस्ट, लेट्स सी। तो जो पहला ही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेट्स सी। तो द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 4th पावर ऑफ इट्स वेवलेंथ। बिकॉज रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है ऑफ ऑल कलर, तो वो लीस्ट डिस्पर्स करती है। तो जो रेड कलर है वो हमेशा यूज किया जाता है डेंजर सिग्नल के लिए, बिकॉज एज द रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है एंड इट इज द लीस्ट स्कैटर्ड। तो सो दिस सिग्नल कैन बी सीन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है तो ये सिग्नल जो है ये हमें लॉन्ग डिस्टेंस से भी इजीली दिखता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। के एंगल बताना है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में कितना एंगल होता है। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा है 180 डिग्री, तीसरा है 90 डिग्री एंड फोर्थ इज 45 डिग्री। तो जो एंगल होता है द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो वो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री, वो एंगल होता है 90 डिग्री। और जो इक्विपोटेंशियल है, द इक्विपोटेंशियल सरफेस वो परपेंडिकुलर होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। द जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमेशा परपेंडिकुलर किसके होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। द इक्विपोटेंशियल surface is always perpendicular कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। लेट्स सी। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा 90 डिग्री वो क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज डिफ्रैक्शन इंडिकेट। कि जो डिफ्रैक्शन है वो क्या इंडिकेट करता है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, या इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों, पार्टिकल भी वेव नेचर भी। अगर बात करें पहले ऑप्शन की, पार्टिकल नेचर, तो जो पार्टिकल नेचर है वो कौन शो करता है, पार्टिकल नेचर जो शो करता है वो कौन करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आपको ये पता है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा इजीली कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है शो द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट show the particle nature of
लाइट। बट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डज डिफ्रैक्शन इंडिकेट, कि डिफ्रैक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है। पार्टिकल नेचर तो नहीं करता, तो जो डिफ्रैक्शन है वो शो करता है वेव नेचर। जो डिफ्रैक्शन है वो क्या शो करता है, वो शो करता है वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, जो डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन जो है वो क्या शो करता है, वो शो करता है वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, और पार्टिकल नेचर कौन शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव थ्योरी किसने दी थी, वो दी थी क्रिस्टन हाइजेंस ने। ठीक है, वेव थ्योरी को किसने दिया था, वेव थ्योरी दी थी क्रिस्टन हाइजेंस ने। ठीक है, जो वेव थ्योरी थी वो किसने दी थी, वो दी थी क्रिस्टन हाइजेंस ने। और इन थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट क्या है, वेव है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट क्या है, लाइट इज अ वेव। इज दैट क्लियर, कि इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट क्या है, लाइट इज अ वेव। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया था इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इट कुड एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट कुड एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इट कुड एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, और क्या किया था, एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। इट कुड एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन में पूछा था कि डिफ्रैक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो वेव नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर कौन शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इज दैट क्लियर, बाकी के ऑप्शन हो गए गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस यूज्ड इज, कि हाइपरमेट्रोपिया को हटाने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, कि हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है। तो जो हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, हाइपरमेट्रोपिया, जिसे और क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है इज नोन एज फार साइटेडनेस, इट मीन्स कि इसमें जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है, नियर बाय जो पास वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वो कैसे दिखते हैं, वो ब्लर दिखते हैं, और जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लियरली दिखते हैं। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जिस भी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होता है तो वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है, बट जो पास वाले ऑब्जेक्ट हैं उसे कैसे दिखते हैं, वो उसे ब्लर दिखते हैं। ठीक है, जो पास वाले वो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ब्लर दिखते हैं और वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को इजीली क्लियरली देख पाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो उसके लिए करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका कॉनकेव। कॉनकेव कहाँ यूज किया जाता है, वो किया जाता है किसके लिए, मायोपिया के लिए। किसके लिए, मायोपिया के लिए। और मायोपिया को क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। ठीक है, ये कॉनकेव किसके लिए यूज किया जाता है, मायोपिया। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, ठीक है। इसमें इसे सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। इंपॉर्टेंट है, डीएसएसबी में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसे करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, वो किया जाता है कॉनकेव लेंस। जिस भी पर्सन को मायोपिया होता है उस केस में उसे जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखते हैं और वो दूर वाले ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख पाता। तो जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है, जो पास वाले ऑब्जेक्ट है, नियर बाय ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली, वो उसे सही दिखते हैं, और जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो दूर वाले ऑब्जेक्ट है, उन्हें वो सही से नहीं देख पाता। ठीक है, तो ये दोनों का केस था, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। और बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस तो हम कौन से किसे कर सकते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन, दैट इज मायोपिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। तो जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। लेट्स सी, ये दोनों है, मायोपिया और
हाइपरमेट्रोपिया, ये नॉर्मल विजन है। नॉर्मल विजन के केस में आप सबको पता है जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ होती है, ऑन द रेटिना। ठीक है, कि नॉर्मल विजन के केस में, ठीक है, जिसकी आई साइट बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल विजन के केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है ऑन द रेटिना। बट मायोपिया के केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है रेटिना से पहले, और हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना के पीछे होती है, बिहाइंड द रेटिना। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, टू थिन लेंस, दो थिन लेंस है जिनकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। F1 है 20 सेंटीमीटर और F2 है दैट इज 30 सेंटीमीटर, will form an achromatic combination if they are separated by, कि 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के दो पतले लेंस एक एक्रोमेटिक संयोजन कॉम्बिनेशन से होंगे यदि वे किसके द्वारा अलग किए जाते हैं। तो बात करें किसकी, फॉर एक्रोमेटस, फॉर एक्रोमेटस, ठीक है, सेपरेटेड बाय, तो D इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 अपॉन 2, ठीक है, D इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 अपॉन 2, और हमें F1 और F2 की दोनों की वैल्यू गिवन है दैट इज 20, D इज इक्वल्स टू 20 प्लस 30 अपॉन 2, तो 3 2 कितना हो गया 5, दैट विल बी 2, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो आंसर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो इफ दे आर सेपरेटेड बाय 25 सेंटीमीटर, पहला है 5 सेंटीमीटर इनकरेक्ट, 10 सेंटीमीटर इनकरेक्ट, 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इनमें से कौन सा ऐसा है जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन वस्तु के सभी स्थितियों के लिए कौन सी एक तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा, और वो कौन करता है, वो करता है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर फॉर्म करता है, वो करता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर दैट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स मिरर इज अ diverging lens. तो convex mirror will form a virtual and erect image for all position of the object. तो जो पहला ही ऑप्शन है convex mirror, यही क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन, कि जब हैंगिंग कारपेट को बीट किया जाता है किससे, विद अ स्टिक से, तो डस्ट पार्टिकल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट। एक हैंगिंग पार्टिकल है, उसे स्टिक से बीट किया जा रहा है तो उससे डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं। दिस फिनोमिना इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ, ये जो फिनोमिना है ये किसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, कि जब एक लटकते कालीन को छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें से जो किसके धूल के जो कण हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं, तो ये किसका बेस्ट एग्जांपल है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, या फिर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो जब हैंगिंग कारपेट को बीट किया जाता है विद अ स्टिक, तो कारपेट के अंदर क्या होते हैं, कारपेट के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, जब हैंगिंग कारपेट को बीट किया जाता है किसके थ्रू, विद अ स्टिक, तो क्या होता है, देयर इज अ वाइब्रेशंस इन द कारपेट, कारपेट्स में वाइब्रेशन होते हैं जिस वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स है वो बाहर आना शुरू होते हैं। क्या रीजन है उसके पीछे, ड्यू टू इनर्शिया, और इनर्शिया दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो जो पहला ही ऑप्शन है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि व्हेन द कारपेट इज बीटन, कि when a hanging carpet is beaten with a stick, there is a vibration in the carpet due to which dust particle present in it come outward due to inertia। जिस वजह से जो dust particles है वो बाहर आ जाता है, किसके वजह से, inertia के वजह से, और inertia क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये बेस्ट एग्जांपल किसका है, ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर, इनमें से कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन जो है पानी के अंदर हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच, की निम्नलिखित लवणों में से किस विलयन के जल में पीएच का मान सबसे अधिक होता है। तो पहला है सोडियम क्लोराइड और दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड। तो जो NaCl है, KCl है, ये सॉल्ट है किसके, आर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये किसके सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों ही। NaCl और KCl आर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो दे डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन एक्वस सॉल्यूशन, दे
do not undergo hydrolysis in aqueous solution। ठीक है, जो NaCl और KCl है ये किसके इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो दे डू नॉट अंडरगो, ये हाइड्रोलिसिस नहीं होंगे एक्वस सॉल्यूशन में। तो जो इनका एक्वस सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, वो कैसा होगा, वो न्यूट्रल होगा। इट मींस उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है। बात करें Na2CO3, ठीक है, किसकी, Na2CO3। Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो जो Na2CO3 है ये कैसे फॉर्म होता है, जब ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसिस। ठीक है, किसके सॉल्ट से, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के, उससे ये क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, NaOH। ये कैसा है, NaOH, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। वहीं बात करें वीक एसिड, दैट इज H2CO3, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। इस केस में जो प्रोड्यूस होगा वो कौन सा सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा, बेसिक। ठीक है, बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में, उस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। बट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के केस में जो सॉल्यूशन होगा इन वाटर वो कैसा होगा, वो बेसिक होगा। वो कैसा होगा, वो बेसिक होगा। और बेसिक के केस में जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ज्यादा होती है। पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, जो पीएच वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है। तो इसकी वैल्यू, इसकी पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। Na2CO3 क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इन CH3 NH2R रेस्पेक्टिवली। ऑक्सीडेशन नंबर बताना है किसका, कार्बन और नाइट्रोजन का, किसके अंदर, इन CH3 एंड NH2R रेस्पेक्टिवली। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी एक्सप्रेस ऑन द, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम उससे अटैच है। ऑक्सीडेशन नंबर should be expressed on the कि oxidation number should be expressed on the basis of hydrogen atom, on the basis of hydrogen atom attached to carbon एंड नाइट्रोजन, अटैच टू कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो कार्बन से कितने हैं, 3, तो इसका -3 और इसका -2, तो ये होगा -3 और -2 इज द करेक्ट आंसर। तो जो पहला ऑप्शन होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन दैट इज -3 एंड -2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, द स्टेटमेंट ए chemical compound is always found to be made up of the same element combined together। ठीक है, कि एक केमिकल कंपाउंड जो हमेशा इज ऑलवेज फाउंड, जो हमेशा पाया जाता है किससे, जो किससे मिलके बना है, सेम एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट, उसे हम क्या कहते हैं, जिसका हमने एग्जांपल भी देखा था, जिसमें हमने लॉज पढ़े थे। ठीक है, जिसमें हमने एग्जांपल देखा था वाटर का। ठीक है, तो वो कौन सा लॉ था, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जब हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे। ठीक है, ये हमने इन डिटेल डिस्कशन किया है। आई होप आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं, वहां जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। और आपने देखा होगा कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल रहा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो इस केस में जो आपका पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द डिस्पर्जन मीडियम इज अ गैस, कि अगर डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस है। ठीक है, और द कोलॉइडल सिस्टम इज नोन एज, उस कोलॉइडल सिस्टम को हम कहते हैं एरोजोल। कि जब डिस्पर्जन मीडियम गैस है और डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड लिक्विड। ठीक है, तो इफ द डिस्पर्जन मीडियम इज अ गैस, तो जो कोलॉइडल सिस्टम होगा उसे हम कहते हैं एरोजोल। तो जो पहला ही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द
करेक्ट आंसर. लेट्स सी. व्हेन द डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड और लिक्विड, या तो डिस्पर्स्ड फेज क्या हो, सॉलिड और लिक्विड, एंड द डिस्पर्जन मीडियम इज गैस, उस कोलॉइडल सिस्टम को हम कहते हैं एरोजोल. क्या कहते हैं, एरोजोल. एग्जांपल क्लाउड, फोग, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, ये सब किसके एग्जांपल हैं, एरोजोल के. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज आर लिक्विड, ठीक है, जिसमें दोनों ही डिस्पर्जन मीडियम भी और डिस्पर्जन फेज भी लिक्विड हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इमल्शन. उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इमल्शन. तो पहला है जेल, इनकरेक्ट. सोल इनकरेक्ट. फोम इनकरेक्ट. इमल्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इमल्शन एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसमें दोनों ही फेज, डिस्पर्स्ड फेज भी और डिस्पर्स्ड मीडियम भी लिक्विड होते हैं. तो इन मोस्ट कॉमन इमल्शन क्या है, वाटर इज यूज्ड एज अ डिस्पर्स्ड फेज और ऑयल इज यूज्ड एज अ डिस्पर्स्ड मीडियम, और दोनों ही क्या है, दोनों ही लिक्विड है. तो जो ऑयल, वाटर एंड ऑयल किसका एग्जांपल है, वो है किसका, इमल्शन का. तो इफ द डिस्पर्स्ड फेज इज वाटर, कि अगर डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है, वाटर है, अल्कोहल और बेंजीन, देन द कोलॉइडल सॉल्यूशन इज हाइड्रोजोल और बेंजोजोल रेस्पेक्टिवली. ठीक है, अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है और अल्कोहल और बेंजीन, देन द जब कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, हाइड्राजोल, अल्कोजोल और बेंजोजोल रेस्पेक्टिवली. ठीक है, बट जो इमल्शन है उसे हम क्या कहते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं. ठीक है, डिस्पर्जन फेज भी, डिस्पर्जन मीडियम भी, जैसे ऑयल एंड वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है. पहली है, पोलर कंपाउंड आर हाईली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, कि जो पोलर कंपाउंड होते हैं वो हाईली सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, ये तो सही है. द लार्जर द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल ऑफ अ सॉल्यूट, कि जो लेटेस्ट एनर्जी है वो ज्यादा होगी किसकी, ऑफ द क्रिस्टल ऑफ अ सॉल्यूट, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होगी, ये भी सही है. द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑल सब्सटेंस इंक्रीज, कि जो सॉल्युबिलिटी होगी सारे सब्सटेंस की इंक्रीज होगी जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे. बट गैस के केस में ऐसा नहीं होता. गैस के केस में जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं. तो यही इनकरेक्ट है. तो थर्ड ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी. जो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एक एबिलिटी होती है सॉल्यूट की गेट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गिवन सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन एक स्पेसिफिक सॉल्यूट में वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. विद इन एन इंक्रीज इन टेम्परेचर जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड और सॉलिड की वो बढ़ती है. जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस केस में लिक्विड और सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती है. इन द सेम वे जो सॉल्युबिलिटी है गैस की वो कम होती है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं. इसीलिए जो आपकी तीसरी स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ. तो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. ठीक है, तो ये पहला ही ऑप्शन है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एक्सेस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 बताना है कि एलिमेंट एक्स इज. तो लेट्स सी ऑप्शन. पहला है Ru. ठीक है, बात करें Ru की, ये क्या होता है, रुदेनियम. ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4p6 4d10, 4p6 और 4d10. बट इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है 44. ठीक है, सॉरी इसका जो एक सेकेंड, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आंसर, तो इसके अकॉर्डिंग इसका तो एटॉमिक नंबर 44 है. तो रुदेनियम का एटॉमिक नंबर 44 है. इस केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4d7 5s1. लेकिन इसका क्या है, 4b6 4d10. तो ये तो हो गया इनकरेक्ट. उसके बाद आता है RH. RH क्या होता है, रोडियम. RH क्या होता है, रोडियम. अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4d8 5s1. 4d8 5s1, ये भी इनकरेक्ट. उसके बाद आता है Sn. ठीक है, तो Sn का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 50. Sn का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 50 और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 4d10 5s2 5p2. 4d10 5s2 5p2 ये होता है इसका. बचा क्या, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट, PD. तो PD क्या होगा, दैट इज करेक्ट आंसर. व्हाट इज PD, दैट इज पैलेडियम. दैट इज पैलेडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4p 4s2 4p6 4d
10 और ये एक ट्रांजिशन मेटल है जिसके पास टेंडेंसी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्रिएट करने की। कैसा मेटल है ये? ट्रांजिशन मेटल है जिसके पास टेंडेंसी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फॉर्म करने की। क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को फॉर्म करने की। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, दैट इज कि एक्सेसिव सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज ड्यू टू, कि जो एक्सेसिव सॉल्युबिलिटी होती है अल्कोहल की वाटर के अंदर वो किस वजह से होती है? कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, आयनिक बॉन्ड की वजह से, या हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर? तो वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर के वजह से। तो जो सी ऑप्शन होगा ये क्या होगा? सही आंसर। लेट्स सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो वाटर के अंदर क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, बट जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो स्पेरिंगली या फिर इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ, आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे अल्कोहल, कार्बोनिल, ये सब क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ। तो जो एक्सेसिव सॉल्युबिलिटी होती है अल्कोहल की इन वाटर के अंदर, किस वजह से? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं वाटर के साथ। जो तीसरा ऑप्शन होगा वही क्या होगा? सही आंसर। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंट्रामोलिक्यूलर और एक होता है इंटरमोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर कब फॉर्म होता है? जब हाइड्रोजन एटम इज बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो एक ही मॉलिक्यूल्स में, तब कौन सा होगा? इंट्रा। और इंटरमोलिक्यूलर कब फॉर्म होता है? जब दो अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड, जैसे H बॉन्ड इन केस ऑफ HF मॉलिक्यूल्स, अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल, उस केस में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, दैट इज द रिएक्शन ऑफ टोलिन। किसकी रिएक्शन? टोलिन की रिएक्शन। टोलिन क्या होता है? दैट इज CH3, ये होता है आपका टोलिन। किसके साथ रिएक्शन? क्लोरीन के साथ Cl2। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और पूछा है कि वो क्या फॉर्म करता है? बाइकार्बोनेट, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, ऑर्थोन पैरा क्लोरोटोलिन या फिर मेटा क्लोरोटोलिन। तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा दैट इज CH2Cl प्लस HCl, ये फॉर्म करेगा बेंजाइल क्लोराइड। क्या फॉर्म करेगा? बेंजाइल क्लोराइड। लेट्स सी, पहला है बाइकार्बोनेट, इनकरेक्ट। बेंजाइल क्लोराइड जो दूसरा ऑप्शन होगा वही क्या होगा? सही आंसर। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, द रिएक्शन ऑफ फैट। किसकी रिएक्शन? फैट की रिएक्शन किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH सॉल्यूशन के साथ। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम सैपोनिफिकेशन। ये भी हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था चैप्टर उसमें ये एक्सप्लेन किया था। तो हार्डनिंग इनकरेक्ट, एस्टेरिफिकेशन इनकरेक्ट, सैपोनिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सॉप क्या है? दैट इज अ सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये कैसे ऑब्टेन होता है? जब ट्राइग्लिसराइड, जो वेजिटेबल ऑयल्स है या फिर एनिमल फैट्स है, वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ठीक है, विद अ स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो फैट्स एंड ऑयल्स आर कंपोज्ड ऑफ ट्राइग्लिसराइड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड जो अटैच होते हैं सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल, और अल्कलाइन सॉल्यूशन दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या फॉर्म करते हैं? उसी रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं, दैट इज ग्लिसरॉल प्लस 3 सॉप मॉलिक्यूल। इन डिटेल हमने चैप्टर्स में डिस्कस किया था, तो उस केस में आप प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसीडर द रिएक्शन गिवन बिलो। तो ये क्या गिवन है? दैट इज नैप्थलीन। ये क्या है? दैट इज अ नैप्थलीन। नैप्थलीन की स्ट्रक्चर सबको याद होगी, सिंपल, 2 बेंजीन रिंग। ये किसका स्ट्रक्चर है? दैट इज नैप्थलीन। किसके साथ रिएक्शन है? H2SO4 के साथ 80 डिग्री पर। तो बताना है कि जो प्रोडक्ट P है वो क्या होगा। जो प्रोडक्ट P है तो वो क्या होगा? H2SO4 के साथ है, तो जो प्रोडक्ट P है वो होगा आपका दैट इज, यहाँ जाएगा SO3H। तो ये फॉर्म होगा 1 नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड। लेट्स सी, पहला है 2 नैप्थलीन, तो 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 नैप्थलीन सल्फोनिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेविस एसिड। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसका कॉन्सेप्ट। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट रिएक्टिव। किनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो पहला है टोलिन, ठीक है, दैट इज
ये क्या है, CH3 लगा हुआ है, ये क्या है, दैट इज टोलिन। तो टोलिन की अगर मैं बात करूं, जो CH3 है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप कैसा है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो आपको पता है, बाकी के ऑप्शंस देख ले, बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, बेंजोनाइट्राइल। तो जो CH3 है ये कैसा है, दैट इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप। जो CH3 है, टोलिन में जो CH3 है वो कैसा है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जब एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच होता है किससे, एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग, तो उस केस में वो क्या होगा, विल बी मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो पहला ही ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, CH3MgBr will produce primary alcohol on reaction with, कि जो CH3MgBr है वो प्रोड्यूस कर रहा है प्राइमरी अल्कोहल जब उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये आपको पता होगा, जब हम इथाइलिन ऑक्साइड की रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है, दैट इज CH2, ये क्या है, इथाइलिन ऑक्साइड किसके साथ, CH3MgBr। तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है CH3 CH2 CH2O MgBr, ठीक है। ये क्या फॉर्म करता है, इट विल फॉर्म, जब इसकी रिएक्शन इसके साथ हो रही है तो इट विल फॉर्म CH3 CH2 CH2O MgBr, ठीक है। जब इसमें हम क्या करेंगे, दैट इज H2O, तो ये फॉर्म करेगा CH3 CH2 CH2OH, तो ये फॉर्म करता है प्राइमरी अल्कोहल किसके साथ होने पर, इथाइलिन ऑक्साइड के साथ। किसके साथ होने पर, इथाइलिन ऑक्साइड के साथ। तो पहला है एसीटोन, इनकरेक्ट, मिथाइल साइनाइड इनकरेक्ट, इथाइलिन ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, अमंग द फॉलोइंग द कंडक्टिंग फॉर्म ऑफ कार्बन, कि इन सब में कंडक्टिंग फॉर्म कौन सी है कार्बन की। तो कार्बन के हमने एलोट्रॉप्स पढ़े थे, जिसमें हमने डायमंड पढ़ा था, ग्रेफाइट पढ़ा था, बकमिनिस्टर, फिल्रीन पढ़ा था, ठीक है। तो अब इनमें से बताना है कि कौन सा कंडक्टिंग फॉर्म है कार्बन की। तो इस केस में कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं जो आंसर मार्क करके आएंगे ऑल ऑफ द अबव, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि डायमंड कंडक्टिव फॉर्म नहीं है, चारकोल नहीं है, क्यों चारकोल भी नहीं है, दैट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, दैट इज द कंडक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बन। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर, ठीक है। लेट्स सी, तो जो ग्रेफाइट है दैट इज द कंडक्टिंग फॉर्म ऑफ कार्बन डिस्पाइट बीइंग अ नॉन मेटल। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी। आप सबको पता है कि बैटरीज वगैरह में यूज किया जाता है, वाइल डायमंड भी एलोट्रॉप है कार्बन का, बट वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स व्हाई जो ग्रेफाइट है इज द कंडक्टिंग फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। एलोट्रॉप वो होते हैं जिनकी फिजिकल फॉर्म डिफरेंट होती है, इन विच द सेम एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। कार्बन के एलोट्रॉप्स हमने डिस्कस किए थे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। pH ऑफ 0.02 NaCl सॉल्यूशन इज, एज वी ऑल नो, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है, NaOH प्लस HCl। जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं NaCl, सॉल्ट प्लस वाटर, H2O, ठीक है। यह है आपका सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो NaCl है, जो सॉल्ट है, उसकी pH वैल्यू क्या होती है, जो NaCl है जो सॉल्ट है उसकी pH वैल्यू क्या होती है, उसकी pH वैल्यू होती है 7। तो जो तीसरा ऑप्शन होगा वही क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्हेन एन अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, कि जब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स ऐड होता है टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो जो नेगेटिव पार्ट होता है मॉलिक्यूल्स का गोज टू द कार्बन एटम, उस कार्बन एटम के पास जाता है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, वो क्या है। और ये आपको ने ध्यान दिया होगा, दिस इज मार्कोनिकॉफ रूल। क्या है ये, दिस इज मार्कोनिकॉफ
रूल, लेट्स सी। पहला है थिल्स थ्योरी, इनकरेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट, इनकरेक्ट। बेयर स्ट्रेन थ्योरी, इनकरेक्ट। मार्कोनिकॉफ रूल इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, क्या है इस लॉ के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, कि जो एडिशन होगा हाइड्रोजन हैलाइड का इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो जो पोजीशन होगी HX की वो अटैच होगी टू द पेयर ऑफ बॉन्डेड कार्बन एटम जिसके पास क्या होंगे? लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ है? इसकी रिएक्शन है HBr, दैट इज H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। अब बताओ जो Br है वो किससे जाके जुड़ेगा? वो जुड़ेगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, तो दैट इज ये किसके साथ जुड़ जाएगा? CH3CH Br और दैट इज CH3, ठीक है। किसके पास जुड़ जाएगा? जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ क्या होंगे? हाइड्रोजन एटम होंगे, तो दैट इज CH3CH Br CH3, दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस? इनमें से कौन सा वीकेस्ट बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एज वी ऑल नो NaOH कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH कैसा है? दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये भी कैसा है? ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ये भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH, ये भी कैसा है? ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। पूछा है वीक बेस, तो ZnOH2 क्या है? दैट इज अ वीक बेस। ये क्या है? दैट इज अ वीक बेस। तो ZnOH2 क्या है? दैट इज द वीक बेस, जिसे हम एम्फोटेरिक बेस भी कह देते हैं, ठीक है, जिसे एम्फोटेरिक बेस भी कहते हैं। जो आपका लास्ट ऑप्शन होगा ये क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगर ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी लिखना है तो लिख सकते हो KOH, NaOH, CaOH2, उसके बाद ZnOH2, दैट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ये क्या है? दैट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, द डिक्टम ओमनी सेलुलर ई सेलुलर कॉल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये जो सेल है वो अराइज होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये किसने कहा था? किसने दिया था? ये दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने, जिन्होंने कहा था कि जो सेल है वो अराइज होती हैं किससे? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। जो सेल थ्योरी थी वो दी थी किसने? सिचलेडिन, सचवॉन ने और रुडोल्फ विर्चो ने। सबसे पहले दी थी सिचलेडिन ने, उसके बाद सिचलेडिन एंड सचवॉन ने दी थी सेल थ्योरी। इन्होंने कहा था कि जो सेल है वो क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बने हैं। और रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि जो सेल्स अराइज होती हैं वो होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। डायरेक्ट NCERT लाइन से क्वेश्चन है। तो लुईस पास्चर इनकरेक्ट, रुडोल्फ विर्चो जो बी ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। तो राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? राइबोसोम का फंक्शन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। राइबोसोम का फंक्शन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो राइबोसोम है वो कहाँ पाया जाता है? वो यूकेरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है। फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स। जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स दोनों में पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जिसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। जिसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो पूछा है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम है कंसिस्ट ऑफ, तो दैट इज RNA एंड प्रोटीन। RNA एंड प्रोटीन। तो DNA एंड प्रोटीन इनकरेक्ट, RNA एंड प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल सपोर्ट। इनमें से कौन सा है जो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होता है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और एंजाइम ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये सारे फंक्शन कौन करता है, ये करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डिक्टोसोम इनकरेक्ट, सेल मेम्ब्रेन इनकरेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इनकरेक्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, ये इंपॉर्टेंट है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और एंजाइम ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस में इन्वॉल्व होता है, मॉडिफिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, किस किस का, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, लिपिड्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है टू देयर टारगेट लोकेशन। तो जो ERS स्टेबलाइज द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। दो टाइप्स का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्रोसेस राइबोसोम ऑन इट्स आउटर सरफेस, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो राइबोसोम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, आउटर सरफेस पे, एंड इट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जिसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अगर आपको ये डिटेल में देखना है तो आपको हमारे ही चैनल पर एक सेल चैप्टर मिलेगा, ठीक है, जिसमें पूरा सेल चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वो वीडियो गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इवन सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किसका एग्जांपल है, प्रोकैरियोट्स का, तो ये तो सही है। क्लोरेला, जो क्लोरेला है वो किसका है, वो एल्गे का है, यूकेरियोट्स का है, ये प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, ये किसका है, यूकेरियोट्स का है। तो यही क्या होगा, सही आंसर। क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है, तो बैक्टीरिया भी है, माइकोप्लाज्मा भी है और इवन नोस्टॉक भी है। ठीक है, तो जो नोस्टॉक हो गया, माइकोप्लाज्मा, ऑसिलेटोरिया, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं साइनोबैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो उसे हम कहते हैं फाइलोजेनी। पहला है ओंटोजेनी, इनकरेक्ट। फाइलोजेनी जो बी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, जो ओरिजिन है लाइफ का वो किसका रिजल्ट है, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन हैज बीन एक्सप्लेन इन डिटेल बाय। डिटेल में किसने एक्सप्लेन किया था, तो वो किया था मिलर ने। किसने किया था, मिलर ने। तो जो पहला ही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, इवोल्यूशन ऑफ एनिमल टेक प्लेस थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, किसने, डार्विन। किसके ने, डार्विन ने। ठीक है, कि जानवरों का विकास प्राकृतिक चयन के माध्यम से होता है, किसने कहा था, डार्विन ने। तो जो पहला ही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल्स। तो जो एज ऑफ मैमल्स, इनमें से किसे एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है, वो कहा जाता है कोइनोजोइक एरा को। लेट्स सी, पहला ऑप्शन है पैलियोजोइक एरा, इनकरेक्ट। मीजोजोइक एरा, इनकरेक्ट। कोइनोजोइक एरा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज असेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सेलाइवरी अमाइलेज। कि इनमें से कौन सा आयन ऐसा है जो सेलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी के लिए जरूरी है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है क्लोराइड आयन। कौन सा होता है, क्लोराइड आयन, जो किस लिए असेंशियल होता है, असेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सेलाइवरी एमाइलेज। तो जो पहला ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। दूसरा ऑप्शन है आपका सोडियम, Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव क्या करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, कंट्रोल हार्ट रेट। ठीक है, जो Na पॉजिटिव है, जो सोडियम है, ये क्या करता है, ये हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। Fe पॉजिटिव, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है फाउंड इन हीमोग्लोबिन। कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। और SO4 नेगेटिव का हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं होता है। SO4 नेगेटिव जो है, SO4 नेगेटिव does not play any role in our
बॉडी, हमारी बॉडी में इसका कोई रोल नहीं होता है। तो जो सलाइवरी एमाइलेज की एक्टिविटी के लिए जरूरी है वो कौन सा है, क्लोराइड आयन। सोडियम आयन हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। Fe कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। और SO4 नेगेटिव का हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाय, कि जो ब्रीथिंग है वो किसके थ्रू कंट्रोल होती है, तो वो कंट्रोल होती है मेड्यूला ऑब्लैंगटा के थ्रू। तो पहला है लंग्स के थ्रू, इनकरेक्ट। ट्रैकिया के थ्रू, इनकरेक्ट। मेड्यूला ऑब्लैंगेटा, दैट इज द करेक्ट आंसर। कि जो ब्रीथिंग है वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल होती है किसके थ्रू, मेड्यूला ऑब्लैंगेटा के थ्रू। ये एज वी ऑल नो दैट इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन जो कनेक्ट होता है बाय पोन्स टू द मिड ब्रेन, और ये कॉन्टिन्यूअस पोस्टीरियरली विद स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स, रिब्स और ट्रैकिया, ये किस में आते हैं, ये सब क्या है, ये सब रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जो लंग्स है, ट्रैकिया और रिब्स है, ये क्या है तीनों, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तीनों क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो हेल्प करते हैं, हेल्प इन ब्रीथिंग फॉर एक्सहेलेशन, हेल्प इन ब्रीथिंग फॉर एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। इज दैट क्लियर, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। तो ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लैंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ह्यूमन हार्ट इज, जो ह्यूमन हार्ट है वो न्यूरोजेनिक है, मायोजेनिक है या फिर दोनों है। तो जो ह्यूमन हार्ट है वो कैसा है, वो मायोजेनिक है, क्योंकि हार्ट में क्या प्रेजेंट होती है, मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो मसल्स प्रेजेंट इन द हार्ट जो इनिशिएट करती हैं कार्डिक मूवमेंट को। तो मसल जो है, मसल्स प्रेजेंट in the heart initiate cardiac movement, ठीक है। तो जो वो है ह्यूमन हार्ट है वो कैसा है, मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक नहीं है, मायोजेनिक है। जो बी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो ये थे 39 क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।